बीबीसी दुनिया में आज देखिए ईरान को ट्रंप की चेतावनी। Israel will obviously be very much involved in that. एक तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका ईरान में बातचीत की तैयारी, दूसरी तरफ ट्रंप ने दी चेतावनी। बातचीत हुई नाकाम तो इसराइल की अगुवाई में ईरान पर होंगे हमले। ईरान ने भी किया पलटवार। क्या बनेगी बात या बढ़ेगा तनाव, दिखाएंगे रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर की भी होगी बात, पर उससे पहले कार्यक्रम में और क्या कुछ है खास, डालते हैं नजर। चीन अमेरिका में टैरिफ वॉर जारी। चीन ने अमेरिका पर टैरिफ बढ़ाकर किया 125%। यूरोपीय संघ से भी की अपील, अमेरिका के धौंस के खिलाफ हो एकजुट। लेकिन ट्रंप के टैरिफ्स पर क्या सोचते हैं चीन के साथ व्यापार पर निर्भर अमेरिकी लोग, दिखाएंगे रिपोर्ट। सीज फायर के बावजूद कई जगहों पर इसराइल के हमले जारी। हाल ही में हुए मिसाइल हमलों के बाद युद्ध के डर के साए में जी रहे कई लोग। राजधानी बेरूत के पास कई स्कूलों में हो रही है हमलों से निपटने की तैयारी। और बैसाखी से पहले पाकिस्तान की सरकार ने क्यों जारी किए भारतीय सिखों को रिकॉर्ड वीजा, दिखाएंगे स्पेशल रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान में लंबे वक्त से चल रहे तनाव के बीच बातचीत की राह निकली है। कल ओमान में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होने वाली है, लेकिन बातचीत के ठीक पहले ईरान और अमेरिका एक दूसरे को धमकाते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ये बातचीत कामयाब नहीं हुई तो अमेरिका ईरान पर बमबारी कर सकता है, सैन्य कार्रवाई कर सकता है, और इस कार्रवाई की अगुवाई इसराइल करेगा, जिसके साथ ईरान का रिश्ता दुश्मनी का है। ईरान ने भी बदले में धमकी दी कि जंग की सूरत में वो संयुक्त राष्ट्र की न्यूक्लियर वॉचडॉग एजेंसी यानी परमाणु मामलों की देखरेख करने वाली एजेंसी से हर तरह का सहयोग खत्म कर देगा और अपने संवर्धित यूरेनियम को दूसरी सुरक्षित साइट्स में छिपा देगा। साथ ही ईरान जोर दे रहा है कि ओमान में होने वाली बातचीत मध्यस्थों के जरिए होगी। वहीं अमेरिका कह रहा है कि ये बातचीत सीधे तौर पर होगी। ऐसे में क्या दोनों के बीच बात बनेगी? देखिए बीबीसी संवाददाता फरहम गोबादी की रिपोर्ट। ओमान में कल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने वाली है, लेकिन उससे ठीक पहले दोनों देशों में जुबानी जंग तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा चेतावनी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो हमले होंगे। ईरान के साथ अगर हमें सेना की जरूरत हुई तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसराइल इसमें शामिल होगा और वही उसकी अगुवाई करेगा, पर कोई हमारा नेतृत्व नहीं करेगा। हम वही करते हैं जो हम करना चाहते हैं। ईरान ने इसका जवाब दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार अली शमखानी ने लिखा है कि अगर विदेशी खतरा बना रहता है और ईरान पर सैन्य हमला होता है तो ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से निरीक्षकों को निष्कासित करने और एजेंसी के साथ सहयोग खत्म करने जैसे कड़े कदम उठा सकता है। संवर्धित यूरेनियम को देश के अंदर किसी सुरक्षित और अज्ञात जगह पर ले जाने के बारे में भी सोचा जा सकता है। मौजूदा संकट के बावजूद ईरान और वैश्विक ताकतों के बीच साल 2015 में JCPOA नाम का एक न्यूक्लियर समझौता हुआ था, लेकिन उसके 3 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा फैसला लेते हुए अमेरिका को इस डील से बाहर कर लिया। अगला झटका साल 2020 में लगा। ईरान के टॉप जनरल कासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई। उन्हें मारने का फरमान डोनाल्ड ट्रंप ने जारी किया था। सुलेमानी आयतुल्लाह खामेनेई के अजीज कमांडर थे। उनकी मौत से एक अहम मोड़ आया। ईरान का मध्य पूर्व में दबदबा कम होने लगा। आयतुल्लाह खामेनेई के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते के साथ साथ उनका भरोसा भी तोड़ दिया। इस सरकार के साथ बातचीत से कोई प्रतिबंध नहीं हटेंगे, इससे बस दबाव बढ़ेगा। लेकिन सिर्फ इसके 1 महीने बाद ही ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गया। दशकों से चली आ रही दुश्मनी और शक का हल एकदम से नहीं निकलेगा, लेकिन इस बातचीत से उस जंग का भविष्य तय होगा जिसका खतरा मध्य पूर्व पर मंडरा रहा है। बीबीसी संवाददाता फरहम गोबादी की रिपोर्ट। ईरान और अमेरिका के बीच साल 2015 में परमाणु समझौता हुआ था। इसके तहत ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम का बड़ा हिस्सा बंद करने और बचे हुए हिस्से की निगरानी अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों से कराने पर राजी हुआ। वहीं अमेरिका ने भी ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को खत्म किया। पर 2018 में जब ट्रंप आए तो उन्होंने समझौते को रद्द कर दिया और ईरान पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी।
अब बात अमेरिका और चीन के बीच जारी टैरिफ वॉर की, जो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। चीन भी पलटवार के मूड में नजर नहीं आ रहा। उसने अमेरिकी उत्पाद पर लगने वाले टैरिफ्स बढ़ाकर 125% कर दिए हैं। इससे पहले अमेरिका ने चीन पर टैरिफ बढ़ाकर 145% कर दिया था। और इन सब के बीच गोल्ड की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि इन्वेस्टर्स मानते हैं कि इसमें निवेश सुरक्षित है। वहीं आज यूरोपियन स्टॉक मार्केट्स बढ़त के साथ शुरू हुए, लेकिन कई एशियाई बाजारों में शुक्रवार को गिरावट देखी गई। यहाँ तक कि जापान के निक्केई इंडेक्स में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। कल यानी गुरुवार को ट्रंप ने कहा था कि बदलाव के इस मुश्किल दौर से बचा नहीं जा सकता। We think we're in very good shape. मुझे लगता है हम ठीक हैं और हमारी स्थिति बेहतर है। इस बदलाव की एक कीमत भी है और कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन अंत में सब अच्छा होगा। It's going to be a beautiful thing. इस बीच चीन भी अपनी तैयारी कर रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका के टैरिफ से निपटने के लिए नए सहयोगियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और जानकारी दे रहे हैं चीन से बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडॉनल्ड। Well, guess what Xi Jinping is doing while he's ignoring Donald Trump? Today he sat down with... जरा सोचिए कि जब शी जिनपिंग डोनाल्ड ट्रंप की अनदेखी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे होंगे। आज वो स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मिले। अगले हफ्ते वो मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम जाएंगे। ये देश डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। चीन के वाणिज्य मंत्री दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब से बात कर रहे हैं। भारत के राजदूत चीन के वाइस प्रीमियर से मिल रहे हैं। साथ ही भारत चीन के रिश्तों पर भी बात कर रहे हैं। फिर चीन और यूरोपियन यूनियन के बीच भी बात हो रही है कि यूरोप जाने वाली चीन की कारों से टैरिफ कैसे हटाया जाए। चीन पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ को लेकर अमेरिका में क्या चल रहा है, देखिए बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ की रिपोर्ट। एक्सपोर्ट मार्केट पर चीन का कितना दबदबा है, इन वायलेंस के जरिए समझ सकते हैं। ये चीन में बना वॉयलिन है और बाजार में सबसे अच्छी वॉयलिन में से एक है। जेराल्ड प्रोब्स्ट लगभग 50 सालों से बिजनेस कर रहे हैं। उनके बिजनेस के सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा चीन से आता है और अब 125% टैरिफ लगने से उनके लिए कीमतें 2 गुना तक बढ़ सकती हैं। ये चीन में बनी है और हम इसे अमेरिकी इंपोर्टर से खरीदते हैं। कुछ आगे बढ़ने पर हमने देखा कि इस फर्नीचर स्टोर में फिक्र बढ़ रही है। चीन में बने सामान की कीमत अमेरिका में बने सामान से बहुत ही कम होती है, इसलिए अब यहाँ काफी कम सामान बनाए जाते हैं। ये भी एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ अब चीन कीमत और क्वालिटी दोनों में टक्कर दे रहा है। अब डर ये है कि ज्यादा कीमत बढ़ने से कुछ लोगों को ये काम छोड़ना पड़ सकता है। ये बहुत डरावना है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये हमें नुकसान पहुँचाने वाला है और इसका मतलब है कि जिन इम्पोर्टर से हम सामान खरीदते हैं वो दाम बढ़ा देंगे। वर्जीनिया के इस इलाके में नीतियों में हो रहे बड़े बदलावों को लेकर लोग उतने ही फिक्रमंद दिखे जितने टैरिफ को लेकर। वहीं कुछ ट्रंप के समर्थकों का भी कहना है कि उन्हें अफसोस हो रहा है। आप जानते हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि ये पहले ठीक लगा, लेकिन फिर लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। जिन लोगों ने राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं दिया, उन्हें तो ये लग ही रहा है कि ट्रंप गलत फैसले ले रहे हैं। आखिर में अब हम एक ग्लोबल इकोनॉमी हैं और जितनी जल्दी लोगों को ये एहसास होगा उतनी जल्दी हम सही रास्ते पर आने वाले हैं। इधर वायलिन की दुकान में जेराल्ड कह रहे हैं कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए वोट दिया क्योंकि उन्होंने चीन पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया था। इसके बारे में कोई सवाल नहीं है। वो धोखेबाज, चोर और बदमाश हैं। मेरा मतलब चीन के नेताओं से है, वहाँ के लोगों से नहीं। मुझे उनके लिए बुरा लगता है क्योंकि वो लोग अच्छे कामगार हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें सही सिस्टम या लीडरशिप सिस्टम नहीं मिला। और इसकी वजह से आपके कारोबार पर जो थोड़ा असर पड़ेगा उसकी कीमत को चुकाने के लिए आप तैयार हैं। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया के कारोबार को फिर से दुरुस्त करने की उनकी योजना से कुछ समय के लिए लोगों को परेशानी हो सकती है और उनके कुछ समर्थक इसके लिए तैयार हैं। बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ की रिपोर्ट। 50 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान की सरकार ने बैसाखी के त्यौहार के लिए 6,700 भारतीय सिखों को वीज़ा जारी किया है। देखिए पाकिस्तान से बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक और नैयर अब्बास की खास रिपोर्ट। बैसाखी
और 326वें खालसा जन्मदिन की तकरीबात में हिस्सा लेने के लिए इंडिया से 6,700 से ज़ायद सिख यात्री वाघा चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए हैं। बैसाखी का मेन इवेंट 14 अप्रैल को गुरुद्वारा आस्थान ननकाना साहब में होगा। पाकिस्तानी सरकार ने पहली दफ़ा सिख यात्रियों को इतने वीज़े जारी किए हैं, जबकि माजी में हर साल सिख यात्रियों को इन इवेंट्स में शिरकत के लिए 3,000 वीज़े जारी किए जाते थे। बैसाखी का जो त्यौहार है हम यहाँ पे अनंतपुर साहब में मनाते हैं, तो इस बार हम जो है वो पाकिस्तान में मनाने जा रहे हैं, करतारपुर साहब में। गुरु नानक देव जी की जन्मभूमि है, हमें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और बड़े हैं जिनको 6,500 वीज़ा मिल गया है, पासपोर्ट। बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान आने वाले इंडियन सिख यात्रियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से पहले से बनाए गए शेड्यूल को चेंज किया गया है और सिख यात्रियों के इन जत्थों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला ग्रुप गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल चला गया, जबकि दूसरे ग्रुप को सख्त सिक्योरिटी में करतारपुर रवाना कर दिया गया। पाकिस्तानी सरकार की तरफ से इन यात्रियों के लिए सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। पुलिस के अलावा रेंजर्स के ऑफिशियल्स को भी डिप्लॉय किया गया है। इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड के मुताबिक 12 अप्रैल को सिख यात्रियों के दोनों ग्रुप्स गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब पहुंचेंगे। दोनों ग्रुप के अरकान 13 अप्रैल को गुरुद्वारा सच्चा सौदा फरूखाबाद की यात्रा के बाद वापस ननकाना साहब में ही रुकेंगे। 14 अप्रैल को बैसाखी का मेन इवेंट होगा। 15 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल से ननकाना साहब आने वाले ग्रुप को करतारपुर भेजा जाएगा, जबकि दूसरा ग्रुप गुरुद्वारा पंजा साहब के लिए हसन अब्दाल रवाना हो जाएगा। वहाँ पर एक दिन क़याम करेगा। 17 अप्रैल को दोनों ग्रुप गुरुद्वारा डेरा साहब लाहौर पहुँचेंगे, जहाँ से वो अगले रोज़ इंडिया रवाना हो जाएंगे। अब रुख मध्य पूर्व के देश लेबनान का, जहां इसराइल और लेबनान के बीच बीते साल नवंबर महीने में संघर्ष विराम समझौता तो हो गया, लेकिन सीज़ फायर के बावजूद लेबनान में अभी भी कई जगहों पर इसराइली हवाई हमले जारी हैं। इसराइल कहता है कि उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। राजधानी बेरूत का करीबी दक्षिणी इलाका और हिजबुल्लाह का गढ़ माने जाने वाला दाहिया, जिसने जंग की सबसे बुरी मार झेली, बीते कुछ हफ्तों में यहाँ 2 बार इसराइली हमले हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक उन्हीं में से एक हवाई हमले में एक हिजबुल्लाह के अधिकारी और 3 और लोगों की मौत हो गई। वहीं 7 लोग घायल हुए। बीबीसी संवाददाता कैरन तोरबे दाहिया पहुंची, जहां लोग हर पल मंडराते डर के बावजूद सामान्य जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं। जंग के दौरान लगातार होते इस्राएली हमलों की वजह से दाहिया वीरान हो चुका था। मलबे से तबाह हुई सड़कों पर अब धीरे धीरे चहल पहल लौट रही है। कई इमारतें तबाह हो गई हैं, पर लोग यहाँ लौट आए हैं। लेकिन यहाँ माहौल कब तक सामान्य रहेगा, ये कहा नहीं जा सकता। पिछले महीने इस्राएली सेना ने इस इमारत को ये कहकर जमींदोज कर दिया कि यहाँ हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन्स रखे हुए हैं। जगह खाली करने की चेतावनी से आसपास के स्कूलों में घबराहट फैल गई। जहां विस्फोट हुआ, ये स्कूल वहां से कुछ ही मीटर दूर था। स्कूल के डायरेक्टर का कहना है कि बच्चे और स्टाफ सदमे में हैं। यहाँ डर और अफरा तफरी का माहौल था। हमने हालात पर काबू पाने की कोशिश की, पर हालात काबू से बाहर थे। हमें लगा था संघर्ष विराम के साथ ही जंग खत्म हो गई, पर बदनसीबी से हम हर दिन जंग के बीच जी रहे हैं। तब से स्कूल के बच्चों ने हर दिन जगह खाली करने की ड्रिल शुरू कर दी है, ताकि और बमबारी की सूरत में वो तैयार रहे। एक दूसरे स्कूल में बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लास के ठीक बाहर तबाही का मंजर और मलबे को साफ कर रही मशीनों का शोर है। उनकी टीचर यहीं ऊपर रहा करती थी। ऊपरी मंजिल पर बना उनका फ्लैट हमलों के बाद नहीं बचा। उन्होंने मुझे बताया कि जंग के दौरान हमलों से हुए नुकसान के बाद इन सारी दीवारों को दोबारा बनवाना पड़ा। ये मानसिक तनाव देने वाली जंग जो बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। हर रात हम ये सोचकर सोते हैं कि क्या हम जिंदा बचेंगे। दाहिया में भयानक तबाही हुई है, जिसे देखकर मैं रो पड़ती हूँ। यह हताश करने वाला है। सड़क पर चलना, कार चलाना, सब कुछ बहुत डिप्रेसिंग है।
स्कूल ने जो थोड़ी बहुत मरम्मत करवाई है उसका खर्चा निजी मालिकों ने उठाया है। जिनके घर तबाह हो गए हैं, हिजबुल्लाह ने कुछ पैसे देकर उनकी मदद की है। लेकिन स्कूल और बाकी संस्थानों को खुद के सहारे या फिर उस विदेशी मदद के इंतजार में छोड़ दिया गया है जो फिलहाल मिलती नहीं दिख रही है। जब इमारतों का निर्माण पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो शायद थोड़ी राहत मिले, लेकिन फिलहाल यहाँ काम में जुटे लोग बस मलबा उठा रहे हैं। बीबीसी संवाददाता कैरीन तोरबे की रिपोर्ट। आपने हाथ से की गई एम्ब्रॉयडरी यानी कढ़ाई तो बहुत देखी होगी, पर वियतनाम में एक शख्स कुछ ऐसी कढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से उनके बनाए गए आर्ट वर्क वहां वायरल हो गए। देखिए बीबीसी संवाददाता जैक ट्रैन की रिपोर्ट। ये पेंटिंग्स नहीं है, ये हाथ से की गई कढ़ाई है। वियतनाम में खीम नाहत नुएन के आर्ट वर्क वायरल हो गए हैं। 24 साल के खीम ने ये कला खुद सीखी और वो अब तक ऐसे करीब 50 पीसेस बना चुके हैं, जिसमें कुछ मशहूर फिल्मों की एम्ब्रॉयडरी भी हैं। 3 साल खुद सीखने के बाद उन्होंने टी शर्ट डिजाइन करने की अपनी नौकरी छोड़ दी। करीब 2 साल पहले मुझे लगा कि मेरी नौकरी में क्रिएटिविटी की कमी है, तो मैंने वो छोड़ दी और ऐसा काम ढूंढने लगा जो ज्यादा क्रिएटिव हो। मैंने पहली बार पोन्यो के किरदार को कढ़ाई करके बनाया। लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। तब से लोग मुझसे पूछने लगे कि क्या मैं ऑर्डर पर एम्ब्रॉयडरी बनाऊंगा। ये अभी तक का सबसे बड़ा पीस है जो मैंने बनाया है। ये गॉडजिला के बारे में है। मुझे इसे बनाने में लगभग 1 महीना लगा। मैं चाहता हूं कि भविष्य में दूसरों को ये सिखा पाऊं, खासकर उन लोगों को जो मुश्किल हालात में हैं, जो वो नौकरियां नहीं कर सकते जिनमें शारीरिक ताकत जरूरी है। और जर्मनी के बर्लिन में दुनिया की सबसे उम्रदराज गोरिल्ला ने कुछ इस अंदाज में मनाया अपना 68वां जन्मदिन। फाटू के दांत नहीं है, इसलिए इसे सॉफ्ट चीजें खाने को दी जाती हैं। कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC Trade। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ अब हम हाजिर होंगे सोमवार को।